नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बिलबार एकेडमी में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बक्सर युद्ध के बारे में और बंगाल में द्वैध शासन के बारे में हमने पढ़ लिया था। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि हमने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा है। तो हमने शुरुआत की थी भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, तो जिसमें हमने पढ़ा था पुर्तगाली कंपनी के आगमन, डचों कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी कंपनी के आगमन। इसके अलावा हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बारे में पढ़ा था। फिर आगे हमने पढ़ा था कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, जिसमें कर्नाटक युद्ध हुआ था। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। थोड़ा सा हमने डुप्ले के बारे में भी जाना था और फिर हम आगे बढ़े थे। हमने ये भी देखा था कि कर्नाटक युद्ध में कैसे अंग्रेजों की सफलता हुई और फ्रांसीसियों की असफलता हुई, इसके कारण क्या थे, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। फिर आगे हमने बढ़ा था, फिर हमने आगे पढ़ा था, देखा था कि बंगाल का अधिग्रहण कैसे हुआ, अंग्रेजों का बंगाल में अधिग्रहण कैसे हुआ, इन सब के बारे में पढ़ा था। फिर ब्लैक होल की घटना के बारे में हमने पढ़ा था। आगे प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा, जो कि 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके आगे हमने थोड़ा सा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ा था। फिर हमने प्लासी युद्ध के परिणाम एवं महत्व के बारे में भी जाना। फिर हमने देखा कैसे कि बंगाल के नवाब जो कि सिराजुद्दौला होते हैं, उनको हटाकर मीर जाफ़र को बैठा देते हैं। फिर मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बैठाते हैं। फिर हमने इन सब के बारे में पढ़ा कि कैसे अंग्रेज अपने कठपुतली के रूप में मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठाते हैं, फिर उसको हटाकर मीर कासिम को फिर मीर जाफ़र को बैठाते हैं। इन सब के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। फिर आगे हमने बक्सर युद्ध के बारे में पढ़ा, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। हमने उसके परिणाम एवं महत्व को भी जाना। फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा, जो कि 2 चरण में संधि होती है। प्रथम संधि होती है 12 अगस्त को और द्वितीय चरण में संधि होती है 16 अगस्त को 1765 में। फिर हमने देखा बंगाल में द्वैध शासन के बारे में, जो कि 1765 से 1772 तक चलता है। जब वारन सिंह आते हैं तो द्वैध शासन समाप्त कर देते हैं। तो आगे आज हम पढ़ेंगे मैसूर राज्य के बारे में। तो देखते हैं कि इसकी प्रारंभिक स्थिति कैसी थी। तो आपने देखा होगा मध्यकालीन इतिहास में कि यहाँ पर पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मैसूर राज्य के पहले विजयनगर साम्राज्य यहाँ पे था। तो जब विजयनगर का पतन हो गया तो उसके बाद मैसूर वाडियार वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। क्या होता है कि 18वीं शताब्दी में इस राज्य की जो वास्तविक शक्ति होती है वह राजा के हाथ में ना होकर उनके सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री नंदराज के हाथ में आ जाती है। फिर आगे एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है हैदर एक सामान्य सिपाही होता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे वह प्रगति करता हुआ 1775 में डिंडीगुल का फौजदार बन जाता है और वहाँ फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। ठीक है, तो 1761 में हैदर मैसूर का वास्तविक शासक बन जाता है और 1776 में वह स्वयं को राजा घोषित कर देता है। ठीक है, तो देखते हैं मैसूर राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे वाडियार वंश का शासन था। तो कैसे देवराज और नंदराज के, जो कि देवराज सेनापति होते हैं और नंदराज राजस्व मंत्री होते हैं, इनके हाथ में वास्तविक शक्ति आ जाती है। तो आगे एक व्यक्ति का नाम आता है हैदर अली, जो कि स्टार्टिंग में एक सामान्य सिपाही होते हैं, सामान्य सैनिक होते हैं, लेकिन बाद में 1765 में वह धीरे धीरे प्रगति करते हुए 1765 में डिंडीगुल का फौजदार बन जाते हैं। इतना ही नहीं, वह फ्रांसीसियों की मदद से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना भी करते हैं। फिर 1761 में वह मैसूर राज्य का शासक बनते हैं, लेकिन 1776 में वह स्वयं को राजा घोषित करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे मैसूर की फ्रांसीसी सहायता कभी भी अंग्रेजों के लिए चुनौती बन सकती थी। तो अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि फ्रांसीसी मैसूर की सहायता करें, क्योंकि उनके लिए एक चुनौती का कारण था। तो जिससे परिणाम क्या होता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, यहीं से इसकी भूमिका स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इतना ही नहीं, मैसूर राज्य का केवल अंग्रेज ही दुश्मन नहीं था, और भी लोग थे, जैसे पेशवा थे। तो क्या होता है कि हैदर और पेशवा माधवराव से युद्ध होता है, लेकिन हैदर पेशवा से पराजित हो जाता है और मराठों को चौथ लेने के लिए विवश हो जाता है। किंतु जब माधवराव की मृत्यु हो जाती है तो वह पुनः अपने क्षेत्र को वापस जीत लेता है।
इस प्रकार थोड़े से समय में ही मैसूर का एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरना पड़ोसी राज्यों की ईर्ष्या का सबब बनता है। ठीक है। हैदर ने अंग्रेजों के विरुद्ध नौसेना के महत्व की पहचान कर ली थी, जिससे व्यवहारिक रूप देने का कार्य टीपू सुल्तान ने किया था, सीमित रूप से। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो कि 1767 से 1769 तक चला। तो देखते हैं हम लोग क्या हुआ था कि इसमें क्या हुआ था कि 1767 से 1769 के बीच मराठों तथा निजाम से संधि कर अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि मराठा और निजाम से संधि करके अपनी ओर कर लिया। क्यों? क्योंकि वह हैदर अली से युद्ध करना चाहते थे ताकि हैदर अली जीत ना पाए। लेकिन कुछ समय बाद निजाम हैदर अली की तरफ हो गए। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे लिखा गया, देखिए 1767 में क्या होता है कि अंग्रेजों ने मराठा और हैदराबाद यानी कि निजाम से संधि कर ली, जिससे मैसूर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। लेकिन हैदर ने निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। इससे क्या होता है, स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और हैदराबाद ये त्रिगुट एक साइड होते हैं, लेकिन बाद में जब हैदर अपनी साइड मराठा और हैदराबाद यानी कि निजाम को अपनी साइड कर लेते हैं, तो ये तीनों एक तरफ हो जाते हैं, यानी कि मैसूर, मराठा और हैदराबाद ये तीनों एक साइड हो जाते हैं, जिससे अंग्रेजों को लगता है कि वह हार जाएंगे और इसी हार को देखते हुए वह संधि का प्रस्ताव रखते हैं। ठीक है। तो ये तीनों हैदर के पक्ष में जाते हैं। तो दक्षिण भारत में हैदर ही वह पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को हराया। तो 1769 में मद्रास की संधि होती है, जब अंग्रेजों को लगता है कि वह हार जाएंगे, क्योंकि मराठा और निजाम हैदर के साइड में हो जाते हैं, तो ये त्रिगुट एक साइड हो जाते हैं, तो लगता है कि अंग्रेजों को वह हार जाएंगे। इसी हार को देखते हुए वह संधि का प्रस्ताव रखते हैं। तो 1769 में मद्रास की संधि होती है, जिससे यहीं पे युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो ये भी जान लेते हैं कि इस संधि में हुआ क्या था। इस संधि में यह हुआ था कि ये एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिए। और इतना ही नहीं, युद्ध की जब स्थिति बनेगी भविष्य में, जब कभी भी युद्ध की स्थिति बनेगी, तो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, ये बात भी कही गई थी। लेकिन यह बात जो कही गई थी एक दूसरे का साथ देने के लिए, यह सही सिद्ध नहीं हुआ, जिससे आंग्ल मैसूर युद्ध, जो आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध होता है, वह उसका कारण बनता है। तो देखेंगे आगे हम लोग कारण क्या है। कारण यही है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मद्रास की संधि हुई थी, उस संधि में यही बताया गया था कि जब भी भविष्य में युद्ध की स्थिति बनेगी, तो वह एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने धोखा कर दिया था। तो आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चलता है? 1780 से 1784 तक चलता है। इसको याद रखेंगे आप लोग। तो कारण आप लोग जान लीजिए कि 1769 में मद्रास की संधि में निहित था कि युद्ध के समय एक दूसरे की सहायता करेंगे। लेकिन 1770 से 71 में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, तो अंग्रेजों ने सहायता नहीं की। यही इसकी भूमिका बनती है सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध का। ठीक है। तो क्या हुआ कि 1769 की जो मद्रास की संधि हुई थी, उस संधि की शर्तों का उल्लंघन किया अंग्रेजों ने। ठीक है। तो क्या होता है कि हैदर ने 1780 में कर्नाटक में अर्काट पर आक्रमण कर दिया, जिससे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। तो 1780 में अर्काट पर आक्रमण कर उसे जीत लेते हैं हैदर, जिससे क्या होता है कि यहीं से आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है। इस युद्ध में निजाम व मराठाओं ने उनका साथ दिया। उसने अंग्रेज कर्नल बेली को बुरी तरह परास्त कर अर्काट पर अधिकार कर लिया। तो जब हैदर ने अर्काट पर आक्रमण किया, उस समय कर्नल कौन था? अंग्रेज कर्नल बेली था। उसको बुरी तरह परास्त किया और अर्काट पर अधिकार कर लिया। ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। इस समय क्या होता है? इस समय 1780 से 81 का वर्ष चलता है। यह जो वर्ष कौन चल रहा है? 1780 और 81 का। और इस समय क्या होता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष होता है,
जो यह वर्ष है 1780 से 81 का वर्ष, यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष होता है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र हो रहे थे। इसी समय अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र हो रहे थे। वहीं फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन जैसे जो देश थे वह ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिका का साथ दे रहे थे। ठीक है। और भारत में भी मैसूर निजाम एवं मराठा का त्रिगुट इनके विरुद्ध लड़ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इनके लिए एक सर्वाधिक संकट का कारण है। ठीक है। तो इस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल होते हैं उनका नाम है वारेन हेस्टिंग। इन्होंने हैदर अली से मुकाबले के लिए आयरकूट को दक्षिण में भेजा। तो इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग होते हैं और इन्होंने आयरकूट को भेजा। किस लिए भेजा? हैदर अली को पराजित करने के लिए। ठीक है। तो आगे क्या होता है ये भी जान लेते हैं। इसने अपनी सफल कूटनीति से महादजी सिंधिया और निजाम को अंग्रेज विरोधी गुट से अलग करने में सफलता प्राप्त की। तो आयरकूट क्या करता है? सफल कूटनीति अपनाता है जिसमें मराठा और हैदराबाद को अपनी तरफ कर लेता है। ठीक है। ये हमने देखा। आगे जानते हैं हम लोग क्या होता है। तो जब वह अपनी तरफ कर लेता है तो इससे क्या होता है? गुट बिखर जाता है, जिससे हैदर अली के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी लेकिन नहीं आती है। गुट के बिखर जाने से भी हैदर अली के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। फिर क्या होता है कि 1781 में हैदर अली और अंग्रेज यानी कि आयरकूट के नेतृत्व में इन दोनों के बीच में पोर्टोनोवा का युद्ध होता है। तो 1781 में पोर्टोनोवा का युद्ध होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अंग्रेजों को सफलता तो मिली लेकिन अधिक लाभ नहीं मिला। इस युद्ध में अंग्रेज सफल तो हुए लेकिन उनको अधिक लाभ नहीं मिला। अंग्रेजों से युद्ध में मिली पराजय से उत्पन्न मानसिक क्षति व घायल होने के कारण 1782 में युद्ध करते हुए हैदर अली की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो पोर्टोनोवा का युद्ध होता है, हैदर अली पराजित होता है, घायल भी हो जाता है, लेकिन वह फिर भी युद्ध करता है। युद्ध करते करते 1782 में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका पुत्र होता है टीपू सुल्तान, वह युद्ध जारी रखता है। ठीक है। तो इस मृत्यु के बाद जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान अगला मैसूर राज्य का शासक बनता है। फिर क्या होता है? लेकिन वह युद्ध जारी रखता है। इसी समय यूरोप की संधि के कारण फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए। इसी समय यूरोप में संधि होती है जिससे फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो जाते हैं। किससे? हैदर अली से। ठीक है। टीपू ने अंग्रेजों से मंगलोर की संधि कर ली। आगे क्या होता है कि जब टीपू अकेला पड़ जाता है तो वह मंगलोर की संधि कर लेता है। मंगलोर की संधि होती है 1784 में। इस समय मद्रास का अधिकारी होता है लॉर्ड मैकाटनी। यह 1784 में टीपू के साथ मंगलोर की संधि कर लेता है। ठीक है। यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो कि 1790 से 1792 तक चलता है। इस समय गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो टीपू होता है वह मंगलोर की संधि से संतुष्ट नहीं होता है। टीपू मंगलोर की संधि से संतुष्ट नहीं था। फलस्वरूप क्या था? उसने कुस्तुनतुनिया और फ्रांस में अपने दूत भेजकर उनसे भी सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। तो जब टीपू सेकेंड आंग्लो मैसूर युद्ध के समय जो संधि हुई थी मंगलोर की संधि, उससे टीपू सुल्तान यानी कि टीपू सुल्तान संतुष्ट नहीं होता है। तो उसी के फलस्वरूप उसने क्या किया? उसने कुस्तुनतुनिया और फ्रांस में अपने दूत भेजे और उनसे सहायता मांगी। ठीक है। इन्हें पत्र व्यवहार यानी कि टीपू ने पत्र व्यवहार किया इस देश के साथ। फिर आगे क्या होता है ये भी जान लेते हैं। टीपू के समय जो तृतीय आंग्ल मैसूर लड़ा गया था उसका कारण अंग्रेजों ने इसी आधार पर तैयार किया था कि टीपू ने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया। तो यही से भूमिका बनती है।
तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो जो टीपू ने दूसरे देशों से सहायता मांगी थी, जैसे कुस्तुनतनिया, फ्रांस लोगों से सहायता मांगी थी, यहीं से आधार बन गया था। तो अंग्रेजों ने, यही कारण था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का, अंग्रेजों ने इसी को आधार बना लिया था कि टीपू ने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया है। ठीक है, आगे क्या होता है ये भी जान लेते हैं कि टीपू ने 1789 में, टीपू क्या करते हैं 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर देते हैं। परिणामतः क्या होता है, कार्नवालिस ने 1790 में सेना का नेतृत्व करते हैं और नेतृत्व करते हुए बेल्लूर बंगलौर पर अधिकार कर श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर देते हैं। तो जब टीपू त्रावणकोर पर आक्रमण करता है तो कार्नवालिस 1790 में आक्रमण करता है और वेल्लूर बंगलौर जीत लेता है। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम पर अपना अधिकार करने की कोशिश करता है, यानी कि बेल्लूर और बंगलौर को जीतने के बाद वह श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण करता है। ठीक है, 1792 में जो तत्कालीन गवर्नर होते हैं कार्नवालिस, उन्होंने टीपू के श्रीरंगपट्टनम, यानी कि श्रीरंगपट्टनम उनकी क्या होती है, राजधानी होती है। तो श्रीरंगपट्टनम पर स्थित किले को घेर कर उसे संधि करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो जब कार्नवालिस श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण करते हैं तो श्रीरंगपट्टनम के किलों को घेर लेते हैं और उसे संधि करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ठीक है, अंग्रेज और टीपू के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और संधि की शर्तों के अनुसार क्या होता है, तो टीपू को मजबूरन क्या होता है, संधि करना पड़ता है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में, और इस संधि में क्या शर्त रखी गई थी ये भी हम जान लेते हैं। इसमें यह कहा गया था कि टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ेगा, और इतना ही नहीं उनके सहयोगियों को भी देना पड़ेगा। तो उसने अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को और उनके सहयोगी कौन थे, मराठा और निजाम, उनको देना था। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को देने थे। तो टीपू ने हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए भी दिए। और इतना ही नहीं, इसके आगे और क्या था शर्तों में कि हर जाने ना देने तक अंग्रेजों ने टीपू के 2 पुत्रों को बंधक बनाकर रख लिया। तो जब तक टीपू ने हर जाने नहीं दिए तब तक उनके 2 पुत्र को बंधक बनाकर रखा। तो 2 पुत्रों को अंग्रेजों को सौंपा गया। ठीक है, ये था। ठीक है, तो और इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिला। ठीक है, इतना ही नहीं, जो संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसी के अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार मिल गया था। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला था और निजाम को पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला था। ठीक है, जो संधि में कहा गया था कि टीपू अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को और उनके सहयोगी को देगा। तो अंग्रेजों को क्या मिला था, 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार का क्षेत्र मिला। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला और निजाम को पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। इसी संदर्भ में कार्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिए। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसी के संदर्भ में कार्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को, यानी कि उनके मित्र कौन है, मराठा और निजाम, इन्होंने अपने मित्रों को शक्तिशाली भी बनने नहीं दिया, लेकिन अपने शत्रु को यानी कि हैदर अली को पंगु बना दिया। ठीक है, अपने शत्रु को पंगु बना दिया। ये वाक्य आप याद रखेंगे। कार्नवालिस का कथन था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया है। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है। यह चलता है 1799 में। तो आंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ 1799 में चलता है। इस समय गवर्नर जनरल कौन होते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जितने भी नोट्स में लिखे गए हैं ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी चीज़ों को याद रखेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। कब से कब तक चलता है ये 1799 में ही चलता है और कुछ महीने बाद ये समाप्त हो जाता है। तो एक बार पुनः
अधिकार क्षेत्र और अंग्रेजों की बढ़ती राजनीतिक लालसा के कारण टीपू और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के कई प्रयास किए। यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए। तो जो जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसका कारण क्या था कि अंग्रेजी की जो लालसा थी, जो बढ़ती लालसा थी, यही इसका मेन कारण था। तो इस युद्ध के समय टीपू ने क्या किया, अंग्रेजों से मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देने के कई प्रयास भी किए। ठीक है, टीपू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मांगा और मांगते हुए युद्ध करता है, परंतु मई 1799 में किले की रक्षा करते हुए मारा जाता है। ठीक है, तो 4 मई 1799 को टीपू अंग्रेजों को संयुक्त 4 मई 1799 को टीपू अंग्रेजों की संयुक्त सेना से बहादुरी के साथ लड़ते हुए युद्ध में मारा गया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। तो जब टीपू मारा जाता है तो श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने फिर अंग्रेज क्या करते हैं, जब टीपू मारा जाता है, श्रीरंगपट्टनम पर उनका अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का, तो अंग्रेज एक छोटे से क्षेत्र में वड्यार वंश जो कि चलता है, वड्यार वंश के बालक कृष्णराज द्वितीय को गद्दी पर बैठा देते हैं तथा मैसूर के साथ सहायक संधि कर लेते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके पुराने जो वड्यार वंश है उनके अल्पायु शासक, जो छोटे से वर्ष का शासक है, कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंपकर उससे सहायक संधि कर लेते हैं। ठीक है, यह था चतुर्थ युद्ध, यहीं से समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहीं से जो मैसूर राज्य होता है वह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। यहाँ पे तो हमारा आंग्लो मैसूर समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा हम टीपू के बारे में जान लेते हैं। तो 1782 में टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बनता है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा भी। टीपू अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और शासन प्रशासन में आधुनिक कारकों को अपनाने के कारण अधिक पहचाना जाता है। तो टीपू को किस लिए अधिक जाना जाता है, जो उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता थी और शासन प्रशासन में जो आधुनिक कारक थे उसको अपनाने के कारण ही उसको अधिक जाना जाता है। ठीक है, इतना ही नहीं, टीपू को अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़। उसने अपने नवीन प्रयोगों के अंतर्गत नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नई संवत यानी कि कैलेंडर का प्रचलन किया। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, उसने आधुनिक कैलेंडर का मेंशन किया था। और इसके अलावा उसने क्या किया, उसने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति के अनुरूप संगठित किया तथा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य तत्वों को भी अपनाया। ठीक है, तो इतना किया और इतना ही नहीं, उसने और भी सारे कार्य किए। देख लेते हैं क्या क्या किया उसने। 1796 में अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले के उद्देश्य से टीपू ने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की। मोलिदाबाद, वाजिदाबाद, मंगलोर आदि में टीपू ने पोत निर्माण घाट का निर्माण किया। ठीक है, टीपू ने अपने पिता हैदर अली के विपरीत बादशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम के सिक्के भी जारी किए थे। ठीक है, टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। जो टीपू सुल्तान था वह फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया तथा अपने को नागरिक टीपू पुकारा। ठीक है, तो उसने क्या किया, हमने देखा आधुनिक कैलेंडर जारी किया, मापतौल का नया तरीका भी अपनाया, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था जो कि 1789 में हुई थी, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, खुद को नागरिक टीपू कहा, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। और इतना ही नहीं, टीपू ने फ्रांस, टर्की, ईरान, पंगु यानी कि वर्मा, काबुल से सहायता मांगी। ठीक है, जो कि उसमें दूरदर्शिता में कमी थी। ठीक है, ये भी कहा जाता है। आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि टीपू ने और क्या क्या किया था।
टीपू अपने व्यक्तित्व धर्म के मामले में रूढ़िवादी था। टीपू रूढ़िवादी था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति उसने सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। उसने करमुक्त भूमि इनाम पर अधिकार कर पालीगरों के पैतृक अधिकार को जब्त कर लिया। इतना ही नहीं, टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा जाता था। ठीक है। और टीपू को उसकी वरीयता का कारण क्या था? शेरे मैसूर कहा जाता है। टीपू को शेरे मैसूर भी कहा जाता था। उसका मानना था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जीवन जीना अच्छी नहीं है। टीपू को यह श्रेय दिया जाता था, यानी कि टीपू को यह श्रेय दिया जाता है कि वह प्रथम व्यक्ति था जिसने रॉकेट का युद्ध में प्रयोग किया। ठीक है, तो हमने इतना टीपू के बारे में जान लिया, इतना हमारे लिए काफ़ी है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, जो चीज़ें मेंशन नहीं की गई हमने आपको बता दिया है, समझा दिया है, तो उन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आगे हमारा टॉपिक रहेगा आंग्लो मराठा संघर्ष के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको जो चीज़ें समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी कमी हो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम अपनी कमियों को दूर करें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं आपसे जल्द ही।